क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आबू के परमार राजवंश के बारे में बताया था और मैंने आपको धारावर्ष के बारे में बताया था कि धारावर्ष के द्वारा कायंद्रा के युद्ध में जो 1178 ईस्वी को हुआ था, उस युद्ध में गुजरात के शासक का इस धारावर्ष के द्वारा साथ दिया गया था। तो और मैंने आपको यह भी बताया था कि धारावर्ष के बारे में जो पट्टनारायण मंदिर का जो अभिलेख आता है, उस अभिलेख में यह लिखा गया है कि यह एक तीर के प्रहार से 3 भैंसों को भेद देता था। तो ये बातें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए अगले जो शासक बनते हैं आबू के, जिनका नाम आता है प्रहलादन देव, तो आज अपन प्रहलादन देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? प्रहलादन देव के बारे में। प्रहलादन देव परमार प्रहलादन देव परमार, तो इसके द्वारा प्रहलादनपुर नामक कस्बा बसाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? प्रहलादनपुर नाम का एक कस्बा बसाया गया था और इस प्रहलादनपुर ये जो कस्बा था, इसका कालांतर में नाम क्या हो गया? कालांतर में नाम, तो कालांतर में इसका जो नाम था वो क्या हो गया? पालनपुर। और ये पालनपुर किसका नाम है? तो आप बता सकते हो कि सर ये जो पालनपुर है ये गुजरात में पड़ता है। तो ये जो पालनपुर गुजरात का ये जो कस्बा है, गांव है, इसको प्रहलादन देव के द्वारा जो परमार वंश के शासक थे, आबू के शासक थे, उनके द्वारा बसाया गया था। तो इसने प्रहलादनपुर नाम का एक कस्बा बसाया और इस कस्बे का कालांतर में नाम क्या हो चुका है? पालनपुर, जो पड़ता कहां पे है? गुजरात में। उसके अलावा इसने एक नाटक भी लिखा था। तो इस प्रहलादन देव के द्वारा इसके द्वारा पार्थ पराक्रम व्यायोग पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा गया। इसने एक नाटक लिखा और नाटक का नाम था पार्थ पराक्रम व्यायोग। ये एक बार पूछा जा चुका है कि प्रहलादन देव परमार के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का एक नाटक इसने लिखा था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस प्रहलादन देव के द्वारा इसके द्वारा अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड आते हैं, जिसको राय पिथौरा या दल पंगुल के नाम से इतिहास में जाना जाता है, तो उसके आक्रमण को इसने विफल किया था। अर्थात वो जो अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड थे, उनके द्वारा आबू के ऊपर आक्रमण किया गया।
तो इस प्रहलादन देव के द्वारा उनके आक्रमण को विफल कर दिया गया था। तो इसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान थर्ड के आक्रमण को विफल किया गया। इसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसने? प्रहलादन देव ने। आगे अगर अपन इन्हीं प्रहलादन देव की बात करें तो इनके बारे में इनकी जानकारी अपन को किन से प्राप्त होती है, किन पुस्तकों से प्राप्त होती है? तो आप बताओगे। सोमेश्वर की एक पुस्तक आती है कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की पुस्तक कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की पुस्तक कीर्ति कौमुदी से। उसके अलावा बात करें अपन तो लूणवसई मंदिर आता है उसकी प्रशस्ति से। लूणवसई मंदिर की प्रशस्ति से अपन को इस प्रहलादन देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रहलादन देव, इसने प्रहलादनपुर नाम का एक कस्बा बसाया जो कालांतर में क्या हो गया? पालनपुर। इसके द्वारा पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का एक नाटक भी लिखा गया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के आक्रमण को भी इनके द्वारा विफल कर दिया गया था। और इनके बारे में अपन को जानकारी किन से प्राप्त होती है? तो सोमेश्वर की पुस्तक आती है कीर्ति कौमुदी। उसके अलावा एक आती है लूणवसई मंदिर की प्रशस्ति। तो इससे अपन को इन प्रहलादन देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं और अगले शासक का नाम मिलता है अपन को सोम सिंह। तो इनके समय में एक मंदिर बना था जो काफी हमेशा एग्जामों में चर्चित रहता है और उस मंदिर को कई बार पूछा गया है। तो अपन उस मंदिर के बारे में भी बात करेंगे कि यह मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था और किसने इस मंदिर को बनाया था। तो अगले जो शासक बनते हैं परमार वंश के, उनका नाम है सोमसिंह परमार। अगले शासक कौन थे? सोमसिंह परमार। और मैंने आपको ये बताया भी था कि धोलका का जो वीर धवल आता है, उस वीर धवल के दो सेनापति थे। एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। तो सोमसिंह परमार के समय में जो तेजपाल है, इस तेजपाल के अगर अपन पुत्र की बात करें तो इसके पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था लूण सिंह। और तेजपाल की अगर अपन रानी की भी बात करें तो रानी का जो नाम मिलता है अपन को, वो क्या मिलता है? अनुपमा देवी। आप वैसे याद रख सकते हो रानी का नाम क्या था? इस तेजपाल की रानी का नाम क्या था? रानी। और रानी का नाम था अनुपमा देवी। तो सोमेश्वर के समय की बात है, सोमेश्वर परमार के समय की बात है। तेजपाल के पुत्र लूण सिंह के द्वारा, इसके द्वारा नेमिनाथ
इसके द्वारा नेमिनाथ का मंदिर, जिसको लूण वसई मंदिर भी कहते हैं, लूण वसई मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यह जो मंदिर था नेमिनाथ मंदिर, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आप बताओगे सोम सिंह परमार के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो सोम सिंह परमार और अपने एक धोलका के जो वीर धवल के सेनापति थे तेजपाल, इनके पुत्र लूण सिंह के द्वारा नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस नेमिनाथ के मंदिर को अपन लूण वसई मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कहां पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। अब अगर आपसे पूछे कि नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप बताओगे लूण सिंह ने। नेमिनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? तो आप बताओगे आबू में, जो सिरोही में पड़ता है। और ये नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आप बताओगे सर सोम सिंह परमार के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और अगले शासक हैं प्रताप सिंह परमार। अगले जो परमार वंश के शासक आते हैं उनका नाम है प्रताप सिंह परमार। प्रताप सिंह परमार प्रताप सिंह परमार तो प्रताप सिंह परमार के समकालीन अगर अपन मेवाड़ की बात करें, समकालीन मेवाड़ शासक, तो मेवाड़ के शासक के अगर नाम की बात करें तो नाम है उनका जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। और इस प्रताप सिंह परमार और जैत्र सिंह के मध्य में क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध, और युद्ध में ये प्रताप सिंह परमार विजयी रहते हैं और इनको हार का सामना करना पड़ता है। और जैत्र सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। अर्थात एक बार फिर आप समझो, प्रताप सिंह परमार, तो प्रताप सिंह परमार के द्वारा इस मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया था। तो उस आक्रमण में जैत्र सिंह की हार हो जाती है और प्रताप सिंह परमार विजयी रहते हैं। और जैत्र सिंह को जो चंद्रावती का क्षेत्र था, जो मेवाड़ के अंतर्गत आया मतलब आता था, तो उस चंद्रावती वाले क्षेत्र को इस जैत्र सिंह को छोड़ना पड़ा था। अर्थात प्रताप सिंह द्वारा जैत्र सिंह से चंद्रावती का क्षेत्र छीन लिया गया था। उसके अलावा इनके समय में एक मंत्री आता है, इनके मंत्री, और मंत्री का नाम क्या था? देलहन। इनके एक मंत्री आते हैं, मंत्री का नाम था देलहन। और इस देलहन द्वारा पट्टनारायण
मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो प्रताप सिंह के द्वारा जयद्रथ सिंह को डिफीट किया गया और जयद्रथ सिंह से चंद्रावती का क्षेत्र छीन लिया गया और प्रताप सिंह के एक मंत्री आते हैं जिनका नाम था देलन, और देलन के द्वारा जो पट्ट नारायण मंदिर आता है उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अगले जो शासक आते हैं प्रताप सिंह के पश्चात वो आते हैं विक्रम सिंह परमार। तो इस शासक के समय से इसके समय से यहाँ के शासक रावल या आप बता सकते हो महारावल कहलाने लगे। तो यह था आबू के परमारों का इतिहास। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, प्रताप सिंह परमार के द्वारा जयद्रथ सिंह को डिफीट करके चंद्रावती का क्षेत्र छीन लिया गया। प्रताप सिंह के मंत्री आते हैं देलन के द्वारा पट्टनारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। फिर मैंने आपको विक्रम सिंह के बारे में बताया कि विक्रम सिंह परमार तो इस विक्रम सिंह परमार के समय से यहाँ के शासक रावल तथा महारावल ये जो टाइटल था, उपाधि थी, ये धारण करने लगे थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपनी अगली क्लास होगी, तो अगली क्लास में अपन ऐसे ही किसी जो महत्वपूर्ण रियासत आती है, जैसे बात करें अपन भरतपुर रियासत की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाते चले ताकि आपको भविष्य में दोबारा मतलब पढ़ना ना पड़े बार बार, क्योंकि इतिहास कभी बदलता नहीं है, इतिहास वही रहता है। तो अगली जो अपनी क्लास होगी वो भरतपुर के इतिहास से संबंधित होगी। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।